वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हम लोग जीएस फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। आज टेस्ट नंबर 13 है। कुल 12 टेस्ट आपके सॉल्व कराए जा चुके हैं और प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं क्लासेस। जिन्होंने भी पिछले टेस्ट नहीं देखे आप उनको भी फॉलो कीजिए। इस चैनल पर ही आपका ये सीरीज़ चल रही है जिसमें ये जीएस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम से काफ़ी पहले ये सेट सॉल्व हो चुके होंगे और आराम से आप रिवीजन भी कर पाएंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ है। एग्जैक्ट जैसे एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन होते हैं वैसे ही क्वेश्चन का संग्रह है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न है अब एग्ज़ाम का कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों को मिला करके आपका पेपर डिज़ाइन किया गया है। तो कोशिश कीजिए कि पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कीजिए। जो भी जिसमें भी डाउट लग रहा है जिन क्वेश्चंस में उनको नोट करिए, दोबारा उनसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। करंट अफेयर और बाकी सब चीज़ें इसमें इतने अच्छे से दी गई हैं कि इनसे आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर करने के लिए ये आपकी टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पर कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करेंगे और अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है। ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा। चाहे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं या फिर आप आरओ री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, ठीक है। मात्र 800 रुपये में है आरओ री एग्ज़ाम का जो कोर्स है। तो अभी ठीक ठाक समय आप प्रिपेयर कर सकते हो अभी भी, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन बेहतर करिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है इसमें जो स्टेटमेंट है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ये है ओसवाल्ड स्पेंगलर की। सेकंड है वाई वी स्टडी हिस्ट्री, विवियन हंटर गलब्रेथ की है, ठीक है। थर्ड है हर्मेन्यूटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, विलियम डिल्थी की। फोर्थ है द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन, डेना फ्रैंक फ्लेमिंग की। इनमें से कौन सा करेक्ट दिया गया है, ठीक है, ये बताना है इसमें से जो पेयर है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और आप इसमें करेक्ट करेंगे ऑप्शन डी, सारे करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, एक तरफ लेखक हैं दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें हैं। लेखक में श्रीहर्ष हैं, बिल्लड़ है, जयदेव हैं और उमापति धर हैं। अब इनकी पुस्तकों से इन्हें मैच करना है। कोड आपके सामने है। देखिए इसमें जो श्रीहर्ष की पुस्तक है वो है कुंदमाला, ठीक। बिल्लड़ की कर्ण सुंदरी, जयदेव की प्रसन्न राघव और उमापति धर की पारिजात हरण। राइट आंसर का ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ नदियां हैं और उनके पास बसे पुरातात्विक स्थल हैं, ठीक है। कोड आपके सामने, कृष्णा नदी, सतलज नदी, दामोदर नदी और हिंडन नदी को मैच करना है, ठीक है। इसमें चलिए एक एक करके मैच करते हैं। कृष्णा नदी अमरावती से आप मैच करेंगे, महाराष्ट्र में है। सतलज नदी के पास रोपड़ है, पंजाब में। दामोदर नदी के पास बीरभानपुर पड़ेगा और हिंडन नदी के तट पर आप सभी को याद होगा आलमगीरपुर है, ठीक है, मेरठ में है यूपी के। और ये जो मांडा भी आप याद रखिए, एक है मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है चिनाब नदी के तट पर, ठीक है। वो सबसे उत्तरी पुरातात्विक स्थल है और सबसे पूर्वी हमने पढ़ा हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। अब राजवंश है और उनके संस्थापक से मिलाना है। संगम राजवंश, सालू राजवंश, तुलु राजवंश और अराविडू को इनके कोड के अनुसार मैच करेंगे तो संगम राजवंश का जो संस्थापक है वो हरिहर और बुक्का है, विजयनगर साम्राज्य के। सालू राजवंश नरसिंह को याद रखिए। तुलु राजवंश वीर नरसिंह, तो तुलु राजवंश वीर नरसिंह, अराविदु राजवंश तिरुमल। मैच करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला कथन है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच लड़ा गया था। सेकंड है 1612 ईस्वी में स्वाली की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा पुर्तगालियों के बीच लड़ी गई थी। थर्ड है 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच लड़ी गई थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तीनों करेक्ट है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए 1746 ईस्वी में मद्रास का युद्ध फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। बी 1758 ईस्वी में गोल्डन रॉक की लड़ाई तिरुचिरापल्ली तथा ब्रिटिश और
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। सी है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव तथा नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। और डी 1760 ईस्वी में वांडीवॉस का युद्ध अंग्रेज तथा फ्रेंच के बीच लड़ा गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है? और वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि गोल्डन रॉक की लड़ाई हुई थी 1753 में, ना कि 1758 में। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, सिंध पर प्रथम अरब आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। सेकंड है, कन्नौज शासक के भोज राजा का राज्याभिषेक 836 ईस्वी में हुआ। थर्ड है, चोल शासक राजराज प्रथम का राज्याभिषेक 985 ईस्वी। और फोर्थ है, सुल्तान महमूद का राज्याभिषेक 998 ईस्वी में हुआ। उपर्युक्त कथन में से कौन से सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चारों करेक्ट है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला देवरा का युद्ध है, सेकंड कन्नौज का युद्ध है, थर्ड सरहिंद का युद्ध है, फोर्थ सामूगढ़ का युद्ध है। आपस में इनको अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, इनके ईयर के अकॉर्डिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, क्योंकि देवरा का युद्ध हुआ था 1532 ईस्वी में। इसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 ईस्वी। और सामूगढ़ का युद्ध हुआ 1658 ईस्वी। बस इसी के अनुसार मैच कर देंगे। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है कबीरदास का जीवन काल, बी है गुरु नानक जी का जीवन काल, सी है मीराबाई का और डी है चैतन्य का। डेट आपके सामने दी गई है और इन्हीं के अनुसार बताना है कौन सा एक विकल्प सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चैतन्य का जीवन काल सही दिया गया है, 1486 to 1534। बाकी सभी गलत है। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी का जन्म हुआ 1398 में और समय रहा इनका 1518 तक। गुरु नानक जी का जो जीवन काल है वो हो जाएगा 1469 to 1539। और मीराबाई का जन्म कब हुआ? तो 1498 में और 1557 तक। ये डेट आपको याद रखनी है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान द्वितीय तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। सेकंड है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बीच हुआ था। थर्ड है, चंदावर का युद्ध 1526 ईस्वी में मोहम्मद गोरी तथा जयचंद के बीच हुआ था। और फोर्थ है, पानीपत का पहला युद्ध 1194 ईस्वी में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। क्योंकि जो ये चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में हुआ। किसके किसके बीच? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। मोहम्मद गोरी जीत जाता और पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ उनके उत्खनन करता है। स्थल में हुलास, भीमबेटका, आलमगीरपुर और कौसाम्बी है, इनको मैच करना है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। हुलास का हो जाएगा काशीनाथ नारायण दीक्षित, भीमबेटका विष्णु श्रीधर वाकणकर। इसके बाद आलमगीरपुर है, इनके यज्ञदत्त शर्मा। और कौसाम्बी गोवर्धन राय शर्मा इसके उत्खनन करता थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। एक तरफ शासक हैं और उनके पुत्र हैं। पुरुगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के पुत्र पूछे गए हैं। सामने आपके लिस्ट दी गई है और उन्हीं के अनुसार मैच करेंगे। तो पुरुगुप्त का पुत्र दिया गया कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त का स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम का समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर होगा केवल सी, पहला और चौथा करेक्ट है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था स्कंदगुप्त। 13वां क्वेश्चन में आर्यों का जो मूल निवास स्थान है और उसके बारे में जो अलग अलग मत हैं विद्वानों के, उनके बारे में पूछा गया, उन्हीं से मैच करना है। मध्य एशिया किसने कहा? देविका प्रदेश, ब्रह्मर्षि देश और तिब्बत, किसने क्या क्या बताया? ठीक है, इसके अनुसार मैच करेंगे। तो सबसे पहले मैक्स मूलर ने कहा मध्य एशिया के निवासी थे और DS द्विवेदी ने कहा ये देविका प्रदेश के थे। इसके अलावा जो ब्रह्मर्षि देश है पंडित गंगानाथ झा ने कहा था और तिब्बत का बताया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इस प्रकार मैच करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 14वां क्वेश्चन में भी मिलान करना। एक तरफ संप्रदाय है, दूसरी तरफ उनके केंद्र क्या थे? चिश्ती संप्रदाय, सुरहावर्दी, सत्तारी और फिरदौसी है। केंद्र में अजमेर, मुल्तान, बिहार, ग्वालियर है। चलिए इनको भी मैच करते हैं। तो चिश्ती सूफी संप्रदाय का जो केंद्र था वो अजमेर था, सुरहावर्दी सूफी संप्रदाय का मुल्तान था, सतारी सूफी संप्रदाय का ग्वालियर था और फिरदौसी सूफी संप्रदाय का बिहार था। मैच करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे और यही राइट आंसर है।
15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, गुरु नानक संगत सभा की स्थापना की इन्होंने। सेकंड है, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि के जनक थे। थर्ड है, गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया। और फोर्थ है, गुरु हरगोविंद अमृतसर शहर की स्थापना की इन्होंने। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा ये बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है। चौथा इनकरेक्ट है, क्योंकि गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी और अमृतसर शहर की जो स्थापना है अमृतसर की, वो 1577 में की थी गुरु रामदास ने। 16 क्वेश्चन में बौद्ध संगीति और उनके अध्यक्ष हैं, उन्हीं से मैच करना है। पहली बौद्ध संगीति, दूसरी, तीसरी, चौथी। अध्यक्ष में सबाकामी है, महाकश्यप है, मोगलीपुत्र तिस्स और वसुमित्र है। इनके अनुसार मैच करना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहली बौद्ध संगीति हुई थी जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है, और ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। दूसरी बौद्ध संगीति हुई, इसके अध्यक्ष थे सबाकामी, 383 ईसा पूर्व। तीसरी बौद्ध संगीति हुई, इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स, 250 ईसा पूर्व, ठीक है। फिर जब चौथी बौद्ध संगीति हुई 98 ईसा पूर्व, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। चौथी बौद्ध संगीति में आपको दो नाम याद रखने, एक अश्वघोष का और दूसरा वसुमित्र का। दोनों की चेयरमैनशिप में हुआ था, एक उपाध्यक्ष रहे और एक अध्यक्ष थे। 17 क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है। देख करके बताइए कौन सा उत्तर सही है। कथन है, एम.जी. रानाडे ने 1876 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। कारण है, क्योंकि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना ब्रिटिश सरकार और लोगों के बीच एक सेतु के रूप में सेवा करने के उद्देश्य से की गई थी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कथन गलत है किंतु कारण सही है। कथन में गलत क्या है, तो इसकी जो डेट गलत है वो 1870 में हुई थी स्थापना, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, सेकंड है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, थर्ड है मद्रास महाजन सभा, फोर्थ है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2143। 19वां प्रश्न है, फिर से कथन और कारण देख करके सही उत्तर बताना है। कथन है, सरोजनी नायडू ने 1893 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला रखी थी। कारण है, क्योंकि एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना का उद्देश्य हिंदू संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करते हुए आधुनिक शिक्षा प्रदान करना था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। कारण, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला थी वो एनी बेसेंट ने रखी थी, ना कि सरोजनी नायडू ने। 20वां प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई थी। यह अधिवेशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए 1918, 1921, 1917 या 1919। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1919 में। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन की शुरुआत केरल के झावा जाति के श्री नारायण गुरु स्वामी द्वारा की गई थी। सेकेंड है, वायसराय लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में वर्ष 1940 में पहली बार अलग पाकिस्तान देश की मांग उठी थी। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर वेवेल नहीं होगा, यहाँ पर होगा लिन लिथिगो। तो लिन लिथिगो के शासनकाल में 1940 में पहली बार अलग पाकिस्तान देश की मांग उठी थी। और पहला कथन इसलिए सही है कि श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन की शुरुआत केरल के झावा जाति के थे श्री नारायण गुरु स्वामी 1856 से 1928 के बीच इसकी शुरुआत की गई थी। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय कैनिंग ने प्रयागराज को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। सेकंड है, 8 अगस्त 1940 को लिन लिथिगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। थर्ड है, भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन के साथ मिलकर के 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ गरीब बटाईदारों और दैनिक वेतन भोगियों द्वारा तिभागा आंदोलन का जो नेतृत्व 1943 में बंगाल में किया गया था।
सेकेंड है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। इनमें से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल दूसरा कथन सही, पहला गलत है क्योंकि ये 1946 होगा, ना कि 1943। 24th क्वेश्चन है 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस विषय पर प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी है मौलिक कर्तव्य, सी है मौलिक अधिकार और डी है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। 25th क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए, कथन और कारण है, देख करके सही उत्तर चुने। पहला है कथन, मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन 14 सूत्री प्रस्ताव पेश किया गया था। कारण है क्योंकि वर्ष 1928 में प्रकाशित नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा नहीं प्रदान की गई थी। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कथन सही है, कारण भी सही है, कारण जो कथन की सही व्याख्या भी दे रहा है। 26th क्वेश्चन है निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं। गांधी इरविन समझौता, सालबाई की संधि, शिमला सम्मेलन और दीपावली घोषणा। इनको आपस में मैच करके आप लगाएंगे। देखिए, जो गांधी इरविन समझौता हुआ वो 1931 में हुआ, सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, शिमला सम्मेलन और वेवल योजना 1944, याद रखिएगा। दीपावली घोषणा हुई थी, याद रखिएगा, ये 1929 में इरविन के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2413। 27th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला अरबी पुरम आंदोलन 1891, बी है नायर आंदोलन 1888, सी है जस्टिस पार्टी आंदोलन 1916, डी है सत्य शोधक आंदोलन 1874। इनमें से कौन सा करेक्ट है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1916 में हुआ जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में। ठीक है। अरबी पुरम आंदोलन 1888 में हुआ था केरल में। नायर आंदोलन हुआ था 1891 में। कहाँ हुआ? केरल में। सत्य शोधक जो आंदोलन है ये महाराष्ट्र में हुआ 1873 में। 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, बाल गंगाधर तिलक को उनके समाचार पत्र केसरी में उत्तेजनात्मक लेख लिखने के लिए 3 बार सजा सुनाई गई थी। सेकेंड है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को न्यायालय की अवमानना के आरोप में मद्रास उच्च न्यायालय ने वर्ष 1883 में 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पहला कथन सही है। दूसरा कथन इसलिए गलत है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो सजा सुनाई थी वो मद्रास ने कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनाई थी। 29th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना मुंबई में की गई थी। सेकेंड है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में की गई थी। थर्ड है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने मिलकर की थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 30वां प्रश्न है 1817 में उड़ीसा राज्य में शुरू हुए पाइका विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता निम्नलिखित में से कौन थे? पहला है बख्शी जंग बहादुर विद्याधर, सेकंड है मुकुंद देव, थर्ड है चक्र बिसोई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बख्शी जंग विद्याधर, जंगबंधु विद्याधर और मुकुंद देव थे। पाइका विद्रोह की शुरुआत जो की थी इन दोनों लोगों ने की थी। इनके साथ में दीनबंधु संतरा भी थे। ठीक है। और 1817 में हुई थी उड़ीसा में इसकी शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 31st क्वेश्चन है सही विकल्प चुने। पहला, रामसर समझौता 1975 में लागू किया गया था। सेकंड है, भारत में आर्द्र भूमि का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.7% है। थर्ड है, भारत ने वर्ष 1981 में रामसर समझौता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। फोर्थ है, भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण मामलों के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नोडल मंत्रालय घोषित किया गया है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पहला और चौथा कथन सही है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज गलत है, 4.7% है। और ये समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ वो 1982 में हुआ था, ना कि 1981 में। 32nd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, वे प्राकृतिक अवशोषक जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं उन्हें कार्बन सिंक कहते हैं। सेकंड है, महासागर, कोरल रीफ्स और जंगल विश्व के सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में जाने जाते हैं। थर्ड है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1971 को मनाया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि महासागर, नदा और जंगल विश्व के सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून 1973 को मनाया गया था, ना कि 1971 को।
33rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से गेहूं विश्व की दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। सेकेंड है, क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से धान विश्व की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। थर्ड है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया था। कौन से कथन सही हैं? विकल्प चुनेंगे ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों करेक्ट हैं। 34th क्वेश्चन है, उन पौधों का चयन करें जो C3 पौधों की श्रेणी में आते हैं। पहला है मक्का, दूसरा है सूरजमुखी, थर्ड है कपास और फोर्थ है तंबाकू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें सूरजमुखी, कपास और तंबाकू आएंगे। मक्का सर्वाधिक रूप से उगाया जाता है व्यापक रूप से, और ये C4 प्लांट है, ठीक है, C4 ना कि C3 है। मक्का, गन्ना, ज्वार, अनानास, सोयाबीन, ये सभी पौधे C4 कैटेगरी में आते हैं, जबकि सूरजमुखी, पालक, बीन्स, चावल, कपास, आलू, तंबाकू, चुकंदर, ये सभी पौधे C3 पौधों की श्रेणी में आते हैं। 35th क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना। पहला, काल बैसाखी पवनी असम, सिक्किम तथा मणिपुर राज्यों में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनी होती हैं। सेकेंड है, काल बैसाखी पवनी चाय, पटसन तथा चावल की फसलों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। थर्ड, असम में इस प्रकार की पवनों को बारदोली शीड़ा कहा जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। अब ये गलत क्यों है पहला वाला? तो काल बैसाखी पवनी असम और पश्चिम बंगाल, सिक्किम नहीं होगा, असम और पश्चिम बंगाल के स्थान पर चलती हैं बैसाख महीने में, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। 36th क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त वर्षा मौसमी प्रकृति की होती है। सेकंड है, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त वर्षा जून तथा सितंबर माह में होती है। थर्ड है, इस साउथ वेस्ट मानसून का जो मौसम है सितंबर से अक्टूबर के महीनों के बीच लौटता है। और फोर्थ है, केरल भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के माध्यम से मानसूनी वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून का जो मौसम है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने के बीच लौटता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। 37th क्वेश्चन में राज्यों को त्यौहार से मिलाना है। त्यौहार में बिहुला है, चापचरकुट है, लोसर है और टुसू है। बिहार, मिजोरम, सिक्किम और झारखंड से इनको मैच करना है। देखिए, बिहार में होता है बिहुला, मिजोरम का हो जाएगा चापचरकुट, सिक्किम का लोसर, लोसार या फिर इसको सागा दावा भी बोलते हैं, ठीक है, और झारखंड का टुसू हो जाएगा। कर्मा उत्सव भी होता है यहाँ पर झारखंड में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 38 क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की कुछ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संबंध में सही विकल्प चुनें। इसमें रमन को 2009 में शामिल किया गया, योग को 2016 में, कुंभ मेला 2015 और नवरोज 2014। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? राइट आंसर ऑप्शन है केवल पहला दूसरा सही है, जबकि कुंभ मेले को 2017 में, नवरोज को 2016 में शामिल किया गया था। ये पारसी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। 39 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, वृहद हिमालय में अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी सीमा के पास स्थित बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। सेकंड है, बारालाचाला दर्रा जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। कौन सा कथन सही है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही। 40वां प्रश्न है, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से किसी से भी मकर रेखा नहीं गुजरती। तो कितने देशों से गुजरती? कुल 10 देशों से गुजरती है। 10 के नाम याद कीजिए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से, फिर दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश हैं? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और पराग्वे है। अफ्रीका का है दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर ही पड़ा था। सेकंड है, महाराष्ट्र में कपास को सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। थर्ड है, जूट का जन्म स्थान अफ्रीका तथा भारत को माना जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट। 42वां प्रश्न है, 22 अनिवार्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं, जिनमें से 2 फसलें वाणिज्यिक फसलें होती, वह 2 फसलें चुनें कौन सी हैं? पहला है रागी और सूरजमुखी, बी है जूट और खोपरा, सी है निगर सीड और रेपसीड, नाइजर सीड और रेपसीड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूट और खोपरा। गन्ना के लिए उचित और लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है। 22 अनिवार्य फसलें जिनके लिए MSP जारी होता है, ठीक है। इसमें से 14 खरीफ फसलें होती हैं, जैसे धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, तूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, नाइजर सीड और कपास।
6 फसलें रबी की होती हैं जिसमें गेहूँ, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों और कुसुम आता है। 2 वाणिज्यिक फसलें होती हैं, जूट और खोपरा। 43rd क्वेश्चन में मिलान करना, एक तरफ महोत्सव है, दूसरी तरफ उनके राज्य हैं। पुथंडू है, लुम्बिनी महोत्सव है, विजय है, मोढेरा है। इनको आपस में मैच करना है। दूसरी तरफ तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात है, इनको आपस में मैच कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर होगा पुथंडू महोत्सव, ये तमिलनाडु में होता है। ठीक है, तमिल कैलेंडर के अनुसार वर्ष का पहला दिन होता है पुथंडू। ये पारंपरिक रूप से तमिल हिंदुओं द्वारा एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। सेकेंड है लुम्बिनी महोत्सव, ये हैदराबाद, तेलंगाना में होता है और यह नागार्जुन सागर बांध पर आयोजित किया जाता है। थर्ड है हम्पी या फिर विजया महोत्सव, कर्नाटक में होता है। मोढेरा नृत्य उत्सव गुजरात में होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। 44वां प्रश्न है, सही विकल्प चुने। पहला है 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। सेकेंड है 2005 में संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। थर्ड है कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। फोर्थ है उड़िया भाषा को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और फिफ्थ है 2014 में मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है। चौथा और पांचवा क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर मलयालम भाषा को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और 2014 में यहाँ पर हो जाएगी उड़िया भाषा, इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को उनके जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना। सबसे लंबी नदी से सबसे छोटी नदी, पालार, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा और पेन्नार में करना है। तो इसमें से जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो कौन सी होगी? वो होगी सबसे पहले इसमें पालार। ठीक है, तो पालार नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे ब्राह्मणी है, थर्ड नंबर पे स्वर्णरेखा, फोर्थ नंबर पर पेन्नार है। फिर इससे छोटी हो जाएगी वैतरणी। तो पालार, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, पेन्नार और वैतरणी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? पहला है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, सेकंड है राजस्थान और थर्ड है पंजाब, फोर्थ है गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात सबसे छोटी सीमा साझा करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। और पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा जो साझा करता है वो कौन हो जाएगा? वो राजस्थान हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, सही कथन चुने। पहला है कि कैस्पियन सागर झील की सीमा उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान से लगती है। सेकेंड है कैस्पियन सागर झील की सीमा उत्तर पश्चिम में रूस के साथ लगती है। और थर्ड है पश्चिम में अजरबैजान के साथ लगती है। और फोर्थ है दक्षिण में ईरान के साथ लगती है कैस्पियन सागर झील की सीमा। राइट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन डी, चारों करेक्ट है। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला ओजार्क पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सेकंड है तासिली पठार पूर्वोत्तर थाईलैंड और मध्य लाओस में है। थर्ड है खोरात पठार दक्षिण पूर्व अल्जीरिया में। और फोर्थ है लॉरेंशियन पठार, ये कनाडा और यूएसए में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और फोर्थ करेक्टली मैच्ड है। फिर हो जाता है सेकंड तहसीली या तासिली पठार, ये दक्षिण पूर्व अल्जीरिया में है, लीबिया, नाइजर और माली की सीमाओं पर। फिर खोरात पठार है पूर्वोत्तर थाईलैंड और मध्य लाओस में मिलेगा। 49वां क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। पहला कथन है शिव समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर बनाया गया था। सेकेंड है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हिमाचल प्रदेश के लियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया था। और थर्ड है हीराकुंड बांध पश्चिम बंगाल के संबलपुर जिले में महानदी पर बनाया गया था। कौन सा कथन सही है? हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जम्मू कश्मीर में बनाया गया था, रियासी जिले में चिनाब नदी पर। हीराकुंड कहाँ पर है? उड़ीसा के संबलपुर में महानदी पर बनाया गया था। ठीक है, और एक उरी भी याद रखिए, उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में झेलम नदी पर बनाया गया था। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुने। पहला कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। सेकंड है नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी और इसे अफ्रीकी नदियों का जनक कहा जाता है। थर्ड है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन से कथन इनमें से सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला पर्वत शिखर, दूसरी तरफ उनकी ऊंचाई है। सैडल पीक, माउंट थुलियर, माउंट डियाब्लो और माउंट कोयोगो, ये किसकी ऊंची पीक्स हैं ये बताना है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर क्या क्या होगा। सैडल पीक का ग्रेट निकोबार दिया गया है, गलत है। ये उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, 732 मीटर। माउंट थुलियर ये भी देखिए ग्रेट निकोबार की, तो ये भी गलत दिया गया है।
642 मीटर। माउंट डियाब्लो मध्य अंडमान की है, करेक्ट है। माउंट कोयोग दक्षिण अंडमान की, ये भी करेक्ट है। ये किस में दिया गया है? 3 और 4, वो जगह ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। इसके अलावा माउंट हैरियट, ये भी दक्षिणी अंडमान की है, 383 मीटर। 52nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, असम क्षेत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र तथा सूरमा घाटियां पाई जाती हैं। सेकंड है, सदाबहार वन तथा बीच बीच में घने बांस तथा लंबी घास के झुरमुट ब्रह्मपुत्र तथा सूरमा घाटियों में पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प सही है वो चूज करेंगे, सी, दोनों करेक्ट है। 53rd क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला कथन है, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के मैदान सिंधु नदी का मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के मैदान शुष्क व गर्म होते हैं। थर्ड है, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान में कांटेदार वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट है। 54th क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। पहला है, ओगुटा झील नाइजीरिया में। सेकंड है, बनगा झील रूस में। थर्ड है, उर्मिया झील चिली में। और फोर्थ है, पेनुएलस झील ईरान में। राइट आंसर ऑप्शन है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। उर्मिया झील है ईरान में, पेनुएलस झील है यहाँ पर चिली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 55th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच पाई जाती है। सेकंड है, सुनहरा त्रिभुज साल्वी नदी के पूर्व में स्थित है, जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश एशिया में कजाकिस्तान है। कौन सा विकल्प सही है? वो होगा ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट है। 56th क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला, 2016 के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने देश में एक नई प्रकार की कर प्रणाली वस्तु और सेवा कर परिषद का मार्ग प्रशस्त किया था। सेकंड है, इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 279A जोड़ा गया है। थर्ड है, वस्तु और सेवा कर परिषद का सचिवालय दिल्ली में स्थित है। फोर्थ है, वस्तु और सेवा कर परिषद का पदेन सचिव केंद्रीय राजस्व सचिव होता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? उसके लिए विकल्प आप चुनेंगे ऑप्शन डी, क्योंकि चारों कथन सही हैं। 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला, आर्टिकल 223। सेकंड है, आर्टिकल 226। थर्ड है, आर्टिकल 231। फोर्थ है, आर्टिकल 224 और फिफ्थ है, आर्टिकल 250। चलिए सारे देखते हैं। तो 223 में राष्ट्रपति और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, सही दिया गया है। आर्टिकल 226 में रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है, ये भी सही है। आर्टिकल 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना है, सही है। आर्टिकल 224 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना है, ये गलत है, ये आर्टिकल 215 में है। फिर जो फोर्थ है, आर्टिकल 215 दिया गया अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये गलत हो जाएगा। अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 224 में है, ठीक, इसलिए फोर्थ और फिफ्थ गलत है, बाकी सारे सही हैं। राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए। 58 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला, इस आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। सेकंड, इस आयोग को 2018 के 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। थर्ड, इस आयोग की स्थापना के लिए संविधान में संशोधन अधिनियम के तहत एक नया अनुच्छेद 338B का प्रावधान किया गया था। बोलते इस प्रकार इस आयोग का एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया। और फिफ्थ, इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 59th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। सारे पहले हम लोग आर्टिकल्स देखते चलेंगे। तो पहला, आर्टिकल 243 इसमें ग्राम सभा है, ये गलत दिया गया है। ग्राम सभा आर्टिकल 243A में है, ठीक है। ग्राम पंचायतों की जो भाषाएं हैं, परिभाषाएं हैं, वो 243 में है और ग्राम सभा कहाँ हो जाएगा? 243A में, ये हो गया। फिर आर्टिकल 243B है, इसमें पंचायतों का सृजन दिया गया है। आर्टिकल 243C, इसमें पंचायतों की संरचना दी गई, मतलब सदस्य, अध्यक्ष, ये सारे करेक्ट हो जाएगा। पंचायतों में सीटों का आरक्षण 243D करेक्ट है। और 243F पंचायतों के सदस्यों की अयोग्यता दी गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3, 4, 5, 6 करेक्ट होगा, बाकी पहला और दूसरा इनकरेक्ट है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुने। पहला कथन है, नगर पालिकाओं की कार्यकाल अवधि 5 वर्ष निर्धारित है, हालांकि इसे समय से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। सेकंड है, नगर पालिका चुनावों का निर्देशन, नियंत्रण तथा प्रबंधन से संबंधित अधिकार राज्य चुनाव आयोग के पास होते हैं। थर्ड है, राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं से संबंधित मामलों पर प्रावधान कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं।
61st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला, आयरलैंड का संविधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। सेकंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन, और भारत शासन अधिनियम 1935 से लोक सेवा आयोग लिया गया है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट आंसर ऑप्शन सी, थर्ड और फोर्थ पेयर करेक्ट है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से हैं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है यूएसए के संविधान से। 62nd क्वेश्चन में देखिए, पहला कथन है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की पहली स्पष्ट सिफारिश वर्ष 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा की गई थी। सेकंड है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में किया गया था। उपयुक्त में से सही कथन चुने। राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। 63rd क्वेश्चन में देखिए, पहला है, पीपल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली सीतारमैया नामक एक नक्सली नेता द्वारा की गई थी। सेकंड है, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 अधिनियमित किया गया ताकि कुछ क्षेत्र भारत द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाए, जबकि कुछ अन्य क्षेत्र बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिए जाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 64th क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना। पहला, 19 फरवरी 2004 को लागू हुए संविधान के 89th अमेंडमेंट के तहत अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। सेकेंड, इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। थर्ड है, इस आयोग के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। 65th क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना। पहला, लोकसभा में निंदा प्रस्ताव को स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य होता है। सेकंड है, निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। थर्ड है, निंदा प्रस्ताव मंत्री परिषद की कुछ नीतियों या कार्यों की निंदा करने के लिए लाया जाता है। फोर्थ है, यदि लोकसभा में निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो भी मंत्री परिषद के लिए इस्तीफा देना आवश्यक नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों करेक्ट हैं। 66 क्वेश्चन में देखिए, सही विकल्प का चयन करना। पहला, मंत्रिमंडल शब्द को 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया था। सेकंड, 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 14 थी। थर्ड, अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसका राइट जो आंसर है वो डी है, तीनों विकल्प सही हैं। 67 क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करना। पहला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148(3) संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। सेकंड, आर्टिकल 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिन्हें राज्यसभा और लोकसभा कहा जाएगा। थर्ड है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। कौन सा कथन सही है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट है, मतलब यहाँ पर केवल दूसरा कथन सही है, पहला और तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 105 होगा पहले कथन में। अब तीसरा क्यों गलत है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर होगा आर्टिकल 148 क्लॉज 3। अगला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प चुनना है। पहला है, वर्ष 1967 में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त डोगरी भाषा विशेष रूप से गुजरात, राजस्थान तथा महाराष्ट्र में बोली जाती है। सेकंड है, वर्ष 2003 में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त बोडो भाषा विशेष रूप से असम और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। थर्ड है, वर्ष 1992 में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नेपाली भाषा विशेष रूप से सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। फोर्थ है, वर्ष 2003 में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त सिंधी भाषा विशेष रूप से जम्मू और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, बोडो और नेपाली के संबंध में सही है कथन। लेकिन पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि 1967 में आधिकारिक भाषा बनी सिंधी, जो कि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में बोली जाती है। फोर्थ स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर होगा डोगरी भाषा विशेष रूप से जम्मू और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है और ये 2003 में आधिकारिक भाषा बनती है। 69 क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना। पहला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है, लक्षद्वीप मद्रास उच्च न्यायालय में। थर्ड है, पुदुचेरी केरल में। और दादरा और नागर हवेली और दमन दीव बम्बई उच्च न्यायालय में। कौन से पेयर करेक्ट हैं? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और फोर्थ करेक्ट है। लक्षद्वीप किस में आता है? केरल उच्च न्यायालय में। पुदुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय में। अगले प्रश्न में पार्टियों के नाम है और उनके स्थापना वर्ष हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। कौन से पेयर करेक्ट हैं? देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी मतलब बसपा, ठीक है, इसकी स्थापना दी गई है 6 अप्रैल 1980, गलत है।
बीजेपी की दी गई है 14 अप्रैल 1984, ये भी गलत है क्योंकि बसपा की है 14 अप्रैल 1984 और बीजेपी की 6 अप्रैल 1980। नेशनल पीपल्स पार्टी APP 2013 करेक्ट है। आम आदमी पार्टी आपकी 2 अक्टूबर 2012। तीसरा और चौथा करेक्ट है, ऑप्शन आप चूज करेंगे सी। 71 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भारत सरकार द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। सेकंड है, राष्ट्रगान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया था। थर्ड है, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, इसे 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। फोर्थ है, 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था। कौन सा विकल्प सही होगा? ये होगा डी, सारे करेक्ट है। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुने। पहला, भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में वर्ष 1966 में स्थापित किया गया था। सेकंड है, पॉस्को अधिनियम 2012 में बाल शब्द को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था। और थर्ड है, भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। सही विकल्प है इसका ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं। 73 क्वेश्चन में देखिए, पहला कथन है भारत निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी करता है। सेकंड है, देश में प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग का गठन MP राज्य सरकार द्वारा किया गया था। थर्ड है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किसी राज्य की विधानसभा को अपने चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 328 होगा। 74 क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना। पहला, अनुच्छेद 281 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। सेकंड है, भारत के संविधान में वित्त आयोग को अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में प्रदान किया गया है। और थर्ड है, अनुच्छेद 360 के तहत भारत की वित्तीय स्थिरता या साख पर खतरे के कारण लगाए गए आपातकाल को वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। कौन से कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 75 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वैधानिक निकाय चुनें। पहला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, 2004 में बना। सेकंड है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। थर्ड है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और फोर्थ है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ आएंगे, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है संवैधानिक निकाय में आपको याद रखना होगा, ये आएगा संवैधानिक में। वैधानिक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आएगा, 2007 में बना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आएगा 1993। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है 1993 का। और राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सारे वैधानिक या फिर सांविधिक निकाय हैं। 76 क्वेश्चन देखिए, 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला, बकरियों की आबादी के दृष्टि से प्रथम स्थान राजस्थान का है, इसका कथन हो जाएगा सही है। सुअरों की आबादी की दृष्टि से प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, गलत है, यह असम का है। भैंसों की आबादी की दृष्टि से प्रथम स्थान असम दिया गया, गलत है, ये उत्तर प्रदेश है। भेड़ों की आबादी की दृष्टि से प्रथम स्थान तेलंगाना, सही है। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन बी राइट है। 77 क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल 2023 में सीमावर्ती गांव किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की थी। किबिथु गांव निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ये है अरुणाचल प्रदेश का। 78 क्वेश्चन है, उन देशों का चयन करें 2005 में स्थापित 4G, ठीक है, G4 राष्ट्रों के समूह के सदस्य हैं। भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और रूस में से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इसमें भारत है, ब्राज़ील है और जर्मनी है, ठीक है। इसके साथ एक जापान भी है, ना कि रूस है। जो G4 नेशन है, इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। इसमें से जो सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। यहाँ पर भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान इसमें शामिल हैं। 79 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। पहला, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति के सिफारिशों पर की गई थी। सेकंड है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। थर्ड है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है। और जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई में, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न देखिए, नवीनतम अद्यतित कृषि डेटा 2023 के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला है, भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। सेकंड है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में चावल की फसल उगाई जाती है। थर्ड है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही हैं।
81 क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना है। पहला, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा जारी भारत के पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2023 में उत्तर प्रदेश 16वें स्थान पर रहा। सेकेंड है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता जैसे न्याय वितरण के मामलों में 1 करोड़ से अधिक की जो आबादी है, इसमें 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में उत्तर प्रदेश का 16वां स्थान है। कौन सा कथन इसमें से सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल पहला सही है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर 18वें स्थान पर आ जाएगा, ना कि 16वें। 82nd क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। पहला, नीति आयोग द्वारा 7 दिसंबर 2023 को घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में यूपी के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला है। सेकेंड है, 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के तिरियानी कुमरुम भीम ब्लॉक को पहला स्थान मिला है। राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट कर। 83rd क्वेश्चन में देखिए, पहला है, व्यापार पोर्टल के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात निर्यात रिकॉर्ड्स की एक रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात निर्यात रिकॉर्ड्स अप्रैल से अक्टूबर 2023 का डेटा हाल ही में जारी किया गया था। सेकेंड है, इन आंकड़ों के आधार पर यूपी $2.58 बिलियन के निर्यात मूल्य और 16.65% की हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ये भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 84th क्वेश्चन में देखिए, पहला कथन है, यूपी में वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान 14.2% महिलाओं को काम मिला था। सेकेंड है, यूपी में वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान 32.10% महिलाओं को काम मिला। 6 सालों में महिला श्रम शक्ति 17.9% बढ़ गई है। बताना कौन से कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 85th क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। यूपी बजट के अनुसार है। पहला है, प्राथमिक शिक्षा आयोग 76,035 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग को 34,858 करोड़ रुपए, पुलिस विभाग को 57,071 करोड़ रुपए और लोक निर्माण विभाग को 39,516 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्राथमिक शिक्षा विभाग को 76,035 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, ऊर्जा विभाग को 57,071 करोड़, पुलिस विभाग को 39,516 और लोक निर्माण विभाग को 34,858 करोड़ रुपए। 86 क्वेश्चन है, नवीनतम अद्यतित कृषि डेटा 2023 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। पहला, शीर्ष 3 रेशम उत्पादक राज्य केरल, आंध्र प्रदेश तथा असम है। बी है, शीर्ष 3 सहतूत रेशम उत्पादक राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु है। सी है, शीर्ष 3 टसर रेशम उत्पादक राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा हैं। और डी है, शीर्ष 3 एरी रेशम उत्पादक राज्य असम, मेघालय और नागालैंड है। इनमें से कौन सा विकल्प है जो गलत दिया गया है? वो हो जाएगा ऑप्शन ए। शीर्ष 3 रेशम उत्पादक राज्यों में सबसे पहले कर्नाटक है, केरल नहीं है। सेकेंड आंध्र प्रदेश है और थर्ड असम है। 37 क्वेश्चन है, नवीनतम कृषि डेटा 2023 के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला है, पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार दूध उत्पादन में शीर्ष दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है। सेकेंड है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार दूध उत्पादन में शीर्ष राज्य यूपी है। और थर्ड है, उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। चलिए 88 क्वेश्चन देखना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ खनिज हैं और उनके उत्पादन में प्रथम राज्य कौन कौन से, उनके अनुसार मैच करेंगे। पहला है जिंक, साधारण नमक, यूरेनियम, बॉक्साइट। इनको आपस में हमें मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। जो राज्य हैं वो आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो जिंक है, जिंक में हो जाएगा राजस्थान, साधारण नमक गुजरात, यूरेनियम के लिए आंध्र प्रदेश और बॉक्साइट उड़ीसा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। 89 क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी 2023 के अनुसार भारत विश्व में कुल ऊर्जा खपत में तीसरे स्थान पर है। सेकंड है, नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी 2023 के अनुसार भारत विश्व में बिजली उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। और भारत विश्व में ईंधन दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है। तीसरा इसमें स्टेटमेंट है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020-25 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में कितने लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन देख करके सही उत्तर चुनें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 लाख व्यक्ति। 91st क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना है। पहला है, नवीनतम खनिज डेटा 2023 के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। सेकंड है,
भारत के पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार है। थर्ड स्टेटमेंट है झारखंड भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और फोर्थ स्टेटमेंट है भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कर्नाटक में है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं वो आप चूज़ करेंगे ऑप्शन सी। फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट करेंगे, सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है, ना कि तीसरा। ठीक है, और झारखंड नहीं होगा, यहाँ पे उड़ीसा होगा। उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 92वां क्वेश्चन है जीवन चक्र के आधार पर सब्जियों का सही वर्गीकरण चुनिए। पहला है एक वर्षीय फसल में भिंडी, टमाटर तथा लोबिया है। सेकंड है द्विवर्षीय फसल में परवल, लहसुन, हल्दी तथा शकरकंद है। और थर्ड है बहुवर्षीय फसल में फूल गोभी, प्याज, मूली, गाजर तथा पत्ता गोभी है। कौन सा कथन इनमें सही है? हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला पेयर करेक्ट है, सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि द्विवर्षीय फल में आ जाएगा फूल गोभी, प्याज, मूली, गाजर तथा पत्ता गोभी वगैरह। और बहुवर्षीय फल हो जाएगी परवल, लहसुन, हल्दी, शकरकंद आदि। 93वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए। सेकंड है सिल्वर रिवॉल्यूशन या रजत क्रांति अंडा उत्पादन। थर्ड है लाल क्रांति टमाटर उत्पादन। और फोर्थ है पीली क्रांति आलू उत्पादन। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 पेयर करेक्ट है, पहला, दूसरा और तीसरा। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से रिलेटेड है और आलू उत्पादन रिलेटेड है गोल क्रांति से। 94वां क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से होता है। टमाटर में लाल रंग कैरोटीन, गाजर में नारंगी रंग लाइकोपीन और हल्दी में पीला रंग दिया गया करक्यूमिन की वजह से। कौन से पेयर करेक्ट होंगे? सही आंसर चूज करके बताइए। तो इसमें देखिए प्याज में लाल रंग होगा एंथोसाइनिन की वजह से, टमाटर में लाल रंग होगा लाइकोपीन, गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन, हल्दी में पीला रंग करक्यूमिन। तो 2 सही हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट और फोर्थ। 95वां क्वेश्चन देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्षों के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला 2004 चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2008 आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2010 जैव विविधता वर्ष और 2011 अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष। और राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। 96वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्य यूपी के सोनभद्र जिले के सीमावर्ती राज्यों के अंतर्गत आते हैं? पहला है बिहार, सेकंड है उत्तराखंड, थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। नीचे दिए गए कूट के अनुसार चुनेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए, इसमें बिहार है और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। तो सोनभद्र जिले से जो राज्य सीमा साझा करते हैं इसमें बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ और एमपी है। तो सोनभद्र एकमात्र जिला है जिससे 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। लेकिन जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और इसके साथ हरियाणा भी जोड़ लीजिए, ये सहारनपुर जिले से अपनी सीमा साझा करते हैं। 97वां क्वेश्चन देखिए एक जिला एक उत्पाद से संबंधित सही विकल्प चयन करें। पहला बलिया बिंदी उत्पाद के लिए, सेकंड है मेरठ का खेल सामग्री है, थर्ड है बाराबंकी का जनजातीय शिल्प, फोर्थ है लखीमपुर खीरी वस्त्र उत्पाद। तो इसमें से बताना कौन सा करेक्ट है। राइट आंसर देखिए बलिया बिंदी उत्पाद के लिए है, मेरठ खेल सामग्री के लिए है, बाराबंकी वस्त्र उत्पाद, लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प। तो फर्स्ट और सेकंड किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए करेक्ट है। 98 क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित को सुमेलित करिए। एक तरफ राज्य के विश्वविद्यालय और उनकी स्थापना वर्ष है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। इनके ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के अनुसार मैच करेंगे। देखिए सबसे पहले वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई 1987। छत्रपति साहू जी महाराज ये कानपुर में 1965 में इस्टेब्लिश हुआ और वीर बहादुर सिंह ये है जौनपुर में। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में है, 1927 में इस्टेब्लिश हुआ और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में है 1975। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी और 4 का डी। 99वां क्वेश्चन है निम्नलिखित संगीत या सांस्कृतिक संस्थानों एवं स्थापना वर्ष से संबंधित सही विकल्प चुने। पहला भारतीय कला भवन 1920, सेकंड उत्तर प्रदेश फिल्म निगम 1958, थर्ड है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय 1975, फोर्थ है राज्य ललित कला अकादमी 1962। इसमें से सबके पहले स्थापना वर्ष देख लेते हैं। ठीक है, तो भारतीय कला भवन वाराणसी सही है। उत्तर प्रदेश फिल्म निगम की स्थापना 1975 में हुई। ठीक है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है, 1957 में इस्टेब्लिश हुआ। तो इसका हो जाएगा 1957 लखनऊ। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में इस्टेब्लिश हुआ, सही है, लखनऊ में। तो फर्स्ट और इसमें कौन सा करेक्ट है? फोर्थ, वो होगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव और जिलों से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। पहला है हुरंगा होलिकोत्सव दाऊजी मथुरा, सेकंड है यमुना महोत्सव आगरा में, थर्ड है कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर, फोर्थ है सरधाना महोत्सव मेरठ। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हुरंगा होलिकोत्सव दाऊजी मथुरा सही है। यमुना महोत्सव ये होता है मथुरा में, ना कि आगरा में, ठीक है। चैत्र छठ विश्राम घाट के नाम से जानते हैं, कृष्णोत्सव के नाम से, ठीक है। कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर सही है। सरधना महोत्सव मेरठ में होगा, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 जिसमें है वो होगा ऑप्शन बी। 101st क्वेश्चन है, पहला कथन है ब्रैग स्पेक्ट्रम मीटर का उपयोग एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए किया जाता है। सेकंड है पाइरेलोमीटर जो होता है इसका उपयोग पौधों के ताप मापने के लिए किया जाता है। और थर्ड है पाइरोमीटर का उपयोग बहुत अधिक तापमान मापने के लिए किया जाता है। फोर्थ है अल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग कम तापमान मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसमें से बताइए कौन से कथन सही हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। पाइरेलियोमीटर जो उपयोग किया जाता है सौर विकिरण के लिए किया जाता है मापने के लिए। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट था वो पाइरेलियोमीटर था जो कि टेम्परेचर दिया गया था पौधों का मापता है, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। 102nd क्वेश्चन है, पहला कथन है जब शुद्ध पानी में डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो पानी का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। सेकंड है यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो इसकी जलवाष्प को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है। थर्ड है जब कोई पिंड काला और खुरदुरा होता है तो सबसे अधिक गर्मी अवशोषित करता है। फोर्थ है कड़ाके की सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। इनमें से जो कथन सही है वो ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है क्योंकि जब शुद्ध पानी में डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। 103rd क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग या निम्नलिखित में से किन चीज़ों में नहीं किया जाता है। पहला स्ट्रीट लैंप्स में, सेकंड है टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में, थर्ड है दंत चिकित्सक द्वारा दांतों की एक बड़ी छवि देखने के लिए, फोर्थ है शेविंग दर्पण में। राइट आंसर ऑप्शन सी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनमें नहीं होता। अब याद ये कर लीजिए कि किस दर्पण का कहाँ प्रयोग होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज़ होगा, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण, वो स्ट्रीट लैंप्स में। कॉनकेव मिरर या फिर इसे बोलते हैं अवतल दर्पण, ये कहाँ प्रयोग होगा, तो इन बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं। 104th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला नाइक्रोम धातु का उपयोग हीटर, ब्लोअर, इमर्सन छड़ आदि में किया जाता है। सेकंड है टंगस्टन धातु का उपयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। थर्ड है हैलोजन लाइट में टंगस्टन और सोडियम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा है फोर्थ CFL लाइट में पारा और फॉस्फोर का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। 105th क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरणों का तरंग दैर्घ्य उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और एक्सरेज हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। सबसे पहले रेडियो तरंगे, फिर माइक्रोवेव, इसके बाद अवरक्त की विकिरण, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण, फिर एक्स किरणें और फिर गामा किरणें। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज के संबंध में मैच करना है। तो राइट आंसर देखते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज की थी कार्ल डी एंडरसन ने, ठीक है। मेसॉन की खोज की हिदेकी युकावा ने। न्यूट्रॉन की खोज सभी को याद होगा, जेम्स चैडविक ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में फिर से मैच करना है। निम्नलिखित धातुओं को उनके अयस्कों से सुमेलित कीजिए। एल्यूमिनियम, तांबा, पारा और लोहा को मैच करना है। तो एल्यूमिनियम का इसमें से क्रायोलाइट हो जाएगा, तांबा का मैलेकाइट हो जाएगा, पारा का सिनेबार, लोहे का बचा कैसिडेराइट। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है लिथियम सबसे हल्की धातु है और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। सेकंड है एल्यूमिनियम का अयस्क होने के कारण कार्बोरेंडम में एल्यूमिनियम के गुण होते हैं जो कठोर होता है और लचीला नहीं होता है। थर्ड है कच्चा लोहा कठोर होता है लेकिन दबाव में भंगुर होने की प्रवृत्ति के कारण लचीला नहीं होता है। कौन सा विकल्प सही है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों करेक्ट है। 109th क्वेश्चन में एक कथन है, दूसरा कारण है, देख करके सही विकल्प चुनना है। कथन है हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। कारण है क्योंकि नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायर फटने की संभावना कम होती है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले
प्रश्न में मैच करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट, ये किससे मैच होंगे, इनके आंसर देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कॉस्टिक सोडा होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा। सोडियम सल्फेट ये ग्लोबल सॉल्ट होता है और सोडियम नाइट्रेट होता है चिली सॉल्ट पीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी और 4 का सी। अगला प्रश्न देखिए, कथन सही कौन से हैं वो बताना है। पहला, जब फिटकरी को गंदे पानी में मिलाया जाता है तो जल का शुद्धिकरण क्रमशः स्कंदन, ऊर्णन और अवसादन के माध्यम से होता है। सेकेंड है, अम्लराज या एक्वारेजिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। थर्ड है, गोबर में बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है जिसे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया फर्मेंटेशन जिसे बोलते हैं, इसके माध्यम से निकाला जा सकता है। कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 112वां प्रश्न देखिए, पहला कथन है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का उपयोग रोगाणुरोधी कीटनाशक आदि के रूप में किया जाता है। सेकेंड है, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग कार बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। थर्ड है, पशु चारकोल का उपयोग कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए किया जाता है। और फोर्थ है, शुद्ध हाइड्रोजन परऑक्साइड एक हल्का नीला तरल है, इसे ऑक्सीजन युक्त जल भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है, पहला कथन त्वचा, स्तन, मस्तिष्क और गर्भाशय में होने वाले कैंसर को सार्कोमा कहा जाता है। सेकेंड है, रक्त, मांसपेशियों, उपास्थि और हड्डी में होने वाले कैंसर को कार्सिनोमा कहा जाता है। थर्ड है, अस्थि, मज्जा, प्लीहा, यकृत आदि में होने वाले कैंसर को लिम्फोमा कहा जाता है। और फोर्थ है, WBCs की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण होने वाले कैंसर को ल्यूकीमिया कहते हैं। इसका राइट आंसर है, देखिए ल्यूकीमिया और लिम्फोमा सही दिया गया, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर जो त्वचा, स्तन, मस्तिष्क और गर्भाशय में कैंसर होता है इसको बोलते हैं कार्सिनोमा। रक्त, मांसपेशियां, उपास्थि, हड्डी में होने वाला कैंसर सार्कोमा होता है। अगले प्रश्न में देखिए, पहला कथन है खसरा मार्बेली वायरस के कारण होता है। सेकेंड है, चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है। थर्ड है, चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। फोर्थ है, हैजा विब्रियो कॉलेरी के कारण होता है। कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो खसरा है वो मोरबेली वायरस के कारण होता है, करेक्ट है। चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है, ये भी सही है। चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला जोस्टर की वजह से, ये भी सही है। और हैजा जो है वो विब्रियो कॉलेरी के कारण तो होता है, लेकिन ये वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया है। अगले प्रश्न में जड़ें हैं उनसे संबंधित सब्जी या फल से मैच करना है। शकरकंद, अम्बा हल्दी, डहेलिया शतावर और अंगूर करेला को मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। कंदिल जड़ें होती हैं शकरकंद, पुलकित जड़ें होती हैं डहेलिया और शतावर, ग्रंथिल जड़ें होती हैं अम्बा और हल्दी, और मणिकामय जड़ें होती हैं अंगूर और करेला की। राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में बताना है निम्नलिखित में से वृहद पोषक तत्वों का चयन कीजिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, पिछली टेस्ट में मैं समझा चुकी हूँ माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स के बारे में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैंगनीज और क्लोरीन में से। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं? नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, पोटेशियम होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि होते हैं। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1, 2 और 3। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आयरन है, मैग्नीज है, बोरॉन है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन आदि आते हैं। अगले प्रश्न में देखिए सही विकल्प चुनना। पहला, अफीम पोस्ता के कच्चे फल से प्राप्त होती है। सेकंड है, कुनैन सिंकोना की छाल से प्राप्त होता है। थर्ड है, रेस्परीन रावोल्फिया की जड़ों से प्राप्त होता है। फोर्थ है, कॉफ़ी के बीजों से कैफीन प्राप्त होता है। और फिफ्थ है, थीन चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए सही विकल्प चुनना। विटामिन और उनसे कमी से होने वाले लोग। सबसे पहला है रेटिनॉल, जिसे विटामिन ए बोलते हैं। थायमीन है, कैल्सीफेरॉल है, फिलोक्विनोन है। रोग में रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, खून का थक्का ना जमना, इनके अनुसार मैच करेंगे। तो देखिए विटामिन ए रेटिनॉल को बोलते हैं और इसकी कमी से रतौंधी होता है, सही दिया गया है। थायमीन B1 को बोलते हैं, इसकी कमी से बेरी होता है, ये भी सही है। और जो कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी को बोलते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी नहीं रिकेट्स होता है। स्कर्वी किसकी कमी से? विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। फिलोक्विनोन किसे बोलते हैं? विटामिन के को बोलते हैं, खून का थक्का नहीं जमता अगर इसकी कमी हो जाती है। तो राइट आंसर चूज़ करेंगे ऑप्शन बी 1, 2, 4 करेक्ट है। अगला
प्रश्न देखिए 119वां। पहला कथन, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 2030 तक देश से फाइलेरिया को खत्म करने के लिए वार्षिक सामूहिक औषधि प्रशासन अभियान शुरू किया है। सेकंड है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अयोध्या के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है। थर्ड है, अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी की पेइंग गेस्ट योजना को हाल ही में शुरू किया गया है। इनमें से करेक्ट आंसर है सेकंड और थर्ड। पहला गलत है क्योंकि यहाँ पर 2030 नहीं होगा, ये लक्ष्य 2027, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में लगातार तीसरे वर्ष इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करके पहला स्थान हासिल किया है। सेकंड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में 750 एकड़ में फैली इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का उद्घाटन किया है। थर्ड है, यूपी सरकार ने हाल ही में सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सेफ सिटी परियोजना शुरू की है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 121वां प्रश्न, इसमें आप गलत विकल्प का चयन करना है। पहला है, भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य यूपी ने अपने 95,767 गाँवों में 100% खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल कर लिया है। सेकंड है, यूपी ने AI इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने की घोषणा की है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? वो होगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन इसमें से गलत नहीं है। 122वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किन औद्योगिक निकायों के लिए 2,940 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? पहला है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। सेकंड है, यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। थर्ड है, यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें तीनों आएंगे। अगला प्रश्न देखिए। पहला कथन है, यूपी आजमगढ़ ने हाल ही में IGRS पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सेकंड है, यूपी ने हाल ही में पंजीकृत निवेशकों की संख्या के मामले में राजस्थान को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। थर्ड है, यूपी ने हाल ही में प्रति वर्ष 10 लाख टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता बनाकर अपने ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाने का लक्ष्य रखा है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। सेकंड इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर राजस्थान को नहीं पछाड़ा है, गुजरात को पछाड़ा है। 124वां क्वेश्चन है। पहला कथन देखिए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर हारून राशिद खान को अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। सेकंड है, केंद्र सरकार ने हाल ही में गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। थर्ड है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के माई भारत पोर्टल ने हाल ही में केवल 3 महीने में 1.45 करोड़ से अधिक पंजीकरण के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। फोर्थ है, BCCI सचिव जय शाह को हाल ही में लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला कथन है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर हाल ही में ICC ने 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। सेकंड है, सिक्किम के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत बच्चों के लिए वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है। थर्ड है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में उगाए जाने वाले केसर को हाल ही में GI टैग दिया गया है। फोर्थ है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रॉबर्ट मुर्मू को हाल ही में 2024 के संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनमें से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड के संगमा, ठीक है, मेघालय के हैं ना कि सिक्किम के हैं, और इन्होंने ही ये अभियान शुरू किया है, वाटर स्मार्ट किड अभियान। अगला प्रश्न देखिए। पहला कथन है, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का हाल ही में तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में अनावरण किया गया है। सेकंड है, संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र 2 गीगावाट अल दफरा सोलर फोटोवोल्टेइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट हैं। अब इस प्रश्न में गलत विकल्प को चुनना है। पहला है, औद्योगिक और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में भारत में पहली बार इंडियन ऑयल कंपनी रेव ट्रेनिंग डीजल पेट्रोलियम लॉन्च की है। सेकंड है, FPI ने हाल ही में साल की सबसे बड़ी एक दिवसीय बिक्री में 7702 करोड़ रुपए की भारतीय शेयर धारिता हासिल की है। थर्ड है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में 237 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ ग्राफीन उत्पादन सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं? इसके लिए आप चूज करेंगे ऑप्शन डी, कोई भी कथन इसमें से गलत नहीं है।
128 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना। पहला, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। सेकंड है, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में आई स्टार्ट स्पोर्ट कनेक्टेड पोर्टल लॉन्च किया है। थर्ड है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड को लोगो और वेबसाइट दोनों लॉन्च की है। फोर्थ है, पहली फ्रीडम विंड टनल हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भारतीय सेना विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित की गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, केवल बाकी सारे सही हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार नहीं है, यहाँ पर राजस्थान सरकार है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 1, 3 और 4। 129वां प्रश्न है, गलत विकल्प चुनना है। पहला, पीएम मोदी ने हाल ही में प्रगति बैठक के 43वें संस्करण की अध्यक्षता की है। सेकंड है, स्विगी ने हाल ही में महिला स्टॉक एक्सचेंजों के लिए मदरसा बीमा योजना शुरू करने की योजना बनाई है। थर्ड है, भारत और यूरोपीय संघ ने हाल ही में गिनी की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन गलत है क्योंकि यहाँ पर स्विगी नहीं जोमेटो है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा विकल्प सही है? पहला, हाल ही में आयुष्मान भारत जय के 5 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मठ 2023 का आयोजन किया गया है। सेकंड है, 13वें इंडो पैसिफिक सेना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन हाल ही में मुंबई में किया गया है। थर्ड है, कैटरीना कैफ को हाल ही में यूनिक्लो इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फोर्थ है, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले C295 को हाल ही में आधिकारिक तौर पर हवाई क्षेत्र में शामिल किया गया है। इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा? पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत दिया गया है क्योंकि इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, मुंबई में नहीं हुआ है 13वें इंडो पैसिफिक सेना प्रमुख सम्मेलन का। बाकी सारे करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। 131 क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही है? पहला है, सिफत कौर समारा ने हाल ही में एशियाई खेल में 2023 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। सेकंड है, हाल ही में 28 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है और इसका वर्ष जो इस वर्ष थीम रहा है 2024 का वो था मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। इसका बताना है कौन सा कथन सही होगा। इसका राइट आंसर हम लोग चूज करेंगे ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। 132 क्वेश्चन है, गलत विकल्प चुने। पहला, भारत ने हाल ही में वर्ल्ड वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन स्टॉक 2023 में रैंकिंग में 45वीं रैंक हासिल की है। सेकेंड है, भारत और संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वैश्विक क्षमता निर्माण पहल शुरू की है। थर्ड है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में शानदार गुजरात ग्लोबल समिट कार्यक्रम की 20वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? माफ़ कीजिएगा, गलत विकल्प ढूंढना है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला कथन इसमें से गलत है क्योंकि यहाँ पर 45वीं नहीं 40वीं रैंक है। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 133 क्वेश्चन है, पहला है, PS श्रीधरन पिल्लई ने हाल ही में प्रकृति, पेड़ों और भू राजधानी पर 3 नवीन आपत्तियों का समाधान किया है। सेकंड है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने हाल ही में सिक्किम में पहला ABM माइक्रो एसेट लॉन्च किया है। थर्ड, MP के IT हब इंदौर ने हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहली रैंक हासिल की है। फोर्थ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 40 वर्षों में ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसका राइट आंसर देखिए सेकंड इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। अभी सेकंड इनकरेक्ट क्यों है ये भी देखिए। तो यहाँ पर सिक्किम नहीं है, यहाँ पर मिजोरम होगा जिसने पहला ABM माइक्रो एसेट लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 134 क्वेश्चन, सही विकल्प चुने। पहला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में HSBC इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन साझेदारी की शुरुआत की है, HSBC ओके। सेकेंड है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने हाल ही में स्वदेशी सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर के पहले सेट का विनिर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने हाल ही में पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 135 क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। सेकेंड है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल ही में कॉलेज शिक्षा को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के शोध को जारी करने की पेशकश की है। थर्ड है, भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए फिलीपीन तटरक्षक बल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फोर्थ है, टेनिस स्टार राफेल नडाल को हाल ही में इन्फोसिस का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इसमें क्या है? देखिए, पहला कथन गलत है क्योंकि नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक इनको दिया गया है, ना कि इन्होंने जीता है कांस्य पदक। और बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी चूज करेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ।
अगले प्रश्न में देखिए, पहला कथन है भारत ने हाल ही में एशियाई विकास बैंक के सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। सेकंड है मिशेल ज़ाराटे, पालोमेक और सेबेस्टियन मावोरा को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स के विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। थर्ड है भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने हाल ही में एक एआई संचालित चैट सहायक 6 स्काई पेश किया है। कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? वो होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन दो देशों ने हाल ही में डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए भारत और इक्वाडोर, ऑप्शन बी है भारत और वेनेजुएला, ऑप्शन सी भारत और कोलंबिया, ऑप्शन डी भारत और बोलीविया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और कोलंबिया। अगले प्रश्न में गलत विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है फरवरी माह में पद्मश्री पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध भारतीय शेफ इम्तियाज़ कुरैशी का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सेकंड है प्रबोवो सुबियांतो हाल ही में इंडोनेशिया के अगले राष्ट्रपति बने हैं। थर्ड है हाल ही में राजस्थान के करौली में खान विभाग द्वारा एक प्रमुख लौह अयस्क भंडार की खोज की गई है। फोर्थ है विश्व बैंक की सहायता से सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में सिक्किम इंस्पायर लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मतलब कोई भी कथन गलत नहीं है। 139 क्वेश्चन, पहला कथन तेलंगाना विधानसभा ने हाल ही में परिसीमन और एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। सेकंड है श्री पशुपति कुमार पारस ने हाल ही में खाद्य उद्यमियों के लिए सुफलाम कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किया है। थर्ड है निखिल जोशी को हाल ही में बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, इसमें जो पहला स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना विधानसभा नहीं है, तमिलनाडु विधानसभा है। बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो 2 और 3 जिसमें दिया गया वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है टाटा स्टील ने हाल ही में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है IIT रुड़की, ऑप्शन बी है IIT रोपर, ऑप्शन सी है IIT भुवनेश्वर और ऑप्शन डी है IIT मद्रास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, IIT भुवनेश्वर। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है पंजाब ने हाल ही में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना का उद्घाटन किया है। सेकंड है भारत और नेपाल के केंद्रीय बैंकों ने हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस को जोड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। थर्ड है भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। इनमें से जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि पंजाब नहीं, यहाँ पर हरियाणा होगा। इसने हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना शुरू की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है भारतीय फुटबॉल की राष्ट्रीय टीम नवीनतम फीफा रैंकिंग में 15वें स्थान से गिरकर 115वें स्थान पर आ गई है। सेकंड है प्रतिष्ठित बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 सूची के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध फर्म का दर्जा दिया गया है। थर्ड है हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और फोर्थ है हाल ही में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा की शुरुआत उत्तराखंड से की गई है। इसका राइट आंसर देखिए, पहला कथन तो इसमें क्या गलत है, 15वें स्थान से गिर करके 117वें स्थान पर आ गई भारतीय फुटबॉल की राष्ट्रीय टीम जो है नवीनतम फीफा रैंकिंग में। पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पहला कथन है ग्रीस हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले कानून को मंजूरी देने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। सेकंड है हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में Booking.com के 12वें वार्षिक ट्रैवलर रिव्यू अवार्ड 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। थर्ड है यूके क्लब क्रिकेटर रिजवान जावेद को हाल ही में मैच फिक्सिंग के लिए 17 साल के लिए क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हैं, थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यूके क्लब क्रिकेटर हैं रिजवान जावेद, इनको हाल ही में मैच फिक्सिंग के लिए 17.5 साल, सिर्फ 17 नहीं 17.5 साल के लिए क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है लेबनानी नवाब सलाम को हाल ही में अमेरिकी न्यायाधीश जॉन डोनोग्यू के स्थान पर हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया है। सेकंड, हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
145 क्वेश्चन देखिए, नादिया कैल्विनो को हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेकंड, एडिडास ने हाल ही में चीन के बाहर आंध्र प्रदेश में अपना पहला एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। थर्ड, हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त की अध्यक्षता में गोवा में समावेशिता और सशक्तिकरण का एक वैश्विक उत्सव इंटरनेशनल पर्पल सेलिब्रेशन 2024 शुरू किया गया है। देखिए, इसमें पहला कथन सही है, दूसरा लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश नहीं है। तमिलनाडु में अपना पहला एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है एडिडास ने, और यहाँ पर थर्ड भी करेक्ट है। तो फर्स्ट और थर्ड के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। 146 क्वेश्चन, पहला कथन है केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किसानों के लिए तूर दाल खरीद पोर्टल लॉन्च किया है। सेकंड है मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का हाल ही में जनरल वीके सिंह द्वारा विमोचन किया गया है। थर्ड है किर्गिस्तान ने संरक्षण और पारिस्थितिक सद्भाव बनाए रखने के लिए हाल ही में आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया है। और फोर्थ है सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने हाल ही में 2023 के प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब पुनः प्राप्त किया है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट। अगले प्रश्न में सही कथन बताइए। पहला, हाल ही में भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। सेकंड, हाल ही में इसरो ने PSLV C58 के पोएम 3 ऑर्बिटर प्लेटफॉर्म पर 100W पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल पावर सिस्टम का परीक्षण किया है। थर्ड है, हाल ही में रवि कुमार झा को LIC म्यूचुअल फंड ने प्रबंध निदेशक CEO नियुक्त किया है। इसके सही उत्तर में बताना है। राइट आंसर आप ऑप्शन सी चूज करिए, तीनों करेक्ट हैं। 148 क्वेश्चन, पहला कथन है असम हाल ही में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है। सेकंड है, महाराष्ट्र में 40 रोपवे परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हाल ही में NHAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। थर्ड, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में उज्जैन में भारत की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का अनावरण किया है। तो सही उत्तर है इसमें ऑप्शन बी। पहला गलत है क्योंकि असम नहीं, यहाँ पर सिक्किम है। ठीक है, तो पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य? सिक्किम है। सेकंड और थर्ड करेक्ट हैं, पहला गलत था। अगले प्रश्न में देखिए, पहला कथन है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एड्रियन माइकल क्रूज को अंतरिक्ष सेवाओं में उनके योगदान के लिए हाल ही में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। सेकंड है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने हाल ही में लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में 139 देशों में से 38वां स्थान हासिल किया है। और थर्ड है, हाल ही में मिलान नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण 19 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में आयोजित करने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर पहला गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय नहीं, बर्मिंघम विश्वविद्यालय है। आज के सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय का हाल ही में मरणोपरांत 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेकंड है, पंजाब हाल ही में नेविगेशन सिस्टम मैप्स ऐप पर सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को ब्लैक स्पॉट के रूप में व्यापक रूप से मैप करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। थर्ड है, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को हाल ही में भारतीय पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए आज के इस सेट के। आई होप आपको समझ में आए भी होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछिए, या फिर आपके जो भी सुझाव हैं इन क्लासेस को लेकर के वो भी आप बता सकते हैं। आप सभी ने कहा कि मैम बहुत टाइम लगता है, थोड़ा जल्दी कीजिए, तो मैंने कोशिश की कि आपको क्वेश्चंस में रीड करके बस आंसर बताऊँ। ठीक है, और जो उनके बारे में और जानकारी हो सकती है वो भी बताने की कोशिश की, लेकिन कम समय में कोशिश की आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाए, जिससे आपके टाइम की बचत हो सके। और भी आपके जो सुझाव हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ऐसे ही दूसरे सेट के साथ अब मैं आती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।